यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। जिस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि आरव ने प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त कर लिया है, सभी 6 महान शक्तियों और महाचिन साम्राज्य के प्रतिनिधियों के चेहरे के भाव अत्यंत भद्दे हो गए थे। युगाचार्य और अनिका के चेहरे के भाव विशेष रूप से भद्दे थे, मानो किसी ने उनके पूर्वजों की कब्र खोद दी हो। प्रबुद्ध तलवार हृदय। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आरव ने वास्तव में इसे प्राप्त कर लिया है। वे दोनों वास्तव में कम समय में इसे स्वीकार करने में असमर्थ थे। दूसरी ओर नभजीत का भाव थोड़ा अजीब था। यह सदमे और उत्साह से शुरू हुआ और फिर कड़वाहट और पछतावे में बदल गया। अगर आरव ने सिर्फ तलवार इंटेंट को समझा होता तो भी यह थोड़ी दया की बात थी कि तलवार संप्रदाय ने उसे छोड़ दिया, लेकिन यह तलवार संप्रदाय को पछतावा महसूस कराने की हद तक नहीं था। हालांकि प्रबुद्ध तलवार हृदय अलग था। तलवार संप्रदाय की तो बात ही छोड़िए, अगर आदित्य विद्यालय ने भी कुछ ऐसा ही किया होता तो उन्हें भी शायद बहुत पछतावा होता। प्रबुद्ध तलवार हृदय क्या था? इसका स्वामी होना तलवार के सम्राट बनने जैसा था और तलवार के एक ही प्रहार से सभी तकनीकों को नष्ट करने की क्षमता प्राप्त करना था। अगर आरव को पर्याप्त समय दिया जाता तो निश्चित रूप से दक्षिणी क्षेत्र में तलवार में एक असाधारण विशेषज्ञ दिखाई देता। उस समय तलवार संप्रदाय का दर्जा उसके साथ बढ़ जाता और तलवार संप्रदाय के लिए अपने चरम काल की स्थिति में लौटना असंभव नहीं था। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आरव अब तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं था और भविष्य में आरव कितना भी चकाचौंध क्यों न हो, यह तलवार संप्रदाय से पूरी तरह से असंबंधित होगा। जब उसने यहाँ तक सोचा तो नभजीत के चेहरे पर कड़वाहट और गहरी हो गई। इस दिन के बीत जाने के बाद तलवार संप्रदाय के उच्चाधिकारी दुनिया के सभी विशेषज्ञों के बीच उपहास का पात्र बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को बाहर निकाल दिया था जिसने 20 साल की उम्र से पहले चौथे स्तर की तलवार इंटेंट और प्रबुद्ध तलवार हृदय को समझा था। तो ऐसा मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने के लिए तलवार संप्रदाय के उच्चाधिकारियों को कितना मूर्ख होना पड़ेगा। इस क्षण शैलाधर ने एक हल्की राहत की सांस ली, क्योंकि आरव, जिसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय था, आखिरकार अद्वय के बराबर था। भले ही वह अद्वय को हराने में सक्षम न हो, लेकिन उसके लिए युद्ध से सुरक्षित रूप से वापस लौटना कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आरव के सामने सभी तकनीकें बेकार थीं। भीड़ में प्रभा ने आरव की ओर देखा, जबकि वह धीमी आवाज में बोली, प्रबुद्ध तलवार हृदय। अगर वरिष्ठ सरिता को पता चला तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होंगी। ललित सिंह ने आरव की ओर देखा और कहा, मैंने मूल रूप से सोचा था कि वह तलवार मार्ग में सिर्फ एक प्रतिभाशाली है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने उसे कम करके आंका है। वह सिर्फ तलवार मार्ग में एक प्रतिभाशाली नहीं है, बल्कि तलवार मार्ग में एक असाधारण प्रतिभाशाली है। उसने 20 साल की उम्र से पहले ही चौथे स्तर की तलवार इंटेंट को समझा है और उसने प्रबुद्ध तलवार हृदय भी प्राप्त कर लिया है। ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा तलवार संप्रदाय के 10,000 साल पहले के स्थापना पूर्वज से कम नहीं है। इस बीच बलीश ने अचानक कहा, अब उसके पास हमारे महाचिन साम्राज्य को उसके लिए कुछ चीजें बलिदान करने के लिए तैयार करने की योग्यता है ना? हाँ, लेकिन पूर्व शर्त यह है कि वह लड़ाई से बचे, ललित सिंह ने धीमी आवाज में कहा। अब यह लड़ाई वास्तव में अधिक से अधिक दिलचस्प होती जा रही है। अर्धतलवार सम्राट और अर्धयुद्धदेव वास्तव में अपनी नियत लड़ाई पहले से लड़ रहे हैं। मैं वास्तव में उनकी लड़ाई के परिणाम के प्रति अधिक से अधिक प्रत्याशा महसूस कर रहा हूं। शाही महल के सामने मैदान पर जब उन्हें पता चला कि आरव के पास प्रबुद्ध तलवार हृदय है तो पूरी भीड़ में कोलाहल मच गया और उत्साह से भर गई। कोई आश्चर्य नहीं कि जयव्रत और शिवरान की भयानक तकनीकें उसके द्वारा रहस्यमय तरीके से नष्ट कर दी गईं,
तो पता चला कि आरव ने प्रबुद्ध तलवार कला प्राप्त कर ली है। प्रबुद्ध तलवार हृदय तलवार के एक ही प्रहार से सभी तकनीकों को नष्ट करने की क्षमता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आरव वास्तव में अर्ध तलवार सम्राट है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा इतना शांत और अभिमानी था। तो उसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय था। प्रबुद्ध तलवार हृदय अब अद्वय खतरे में है। हालांकि मैं अभी भी सोचता हूं कि अद्वय जीतेगा। तो क्या हुआ अगर उसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय है? कथित तौर पर अद्वय ने बलवान का हृदय को समझा है। बलवान का हृदय क्या है? यह एक ऐसी चीज है जो दुश्मन के अनुसार मजबूत होती जाती है। इसके अलावा अद्वय ने आदित्य विद्यालय के असाधारण विशेषज्ञों का मार्गदर्शन प्राप्त किया है। चाहे वह युद्ध का अनुभव हो या कोई अन्य पहलू, आरव अद्वय से बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन यह मत भूलो कि आरव ने चौथे स्तर की तलवार इंटेंट को समझा है और उसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय है जो तलवार के एक ही प्रहार से सभी तकनीकों को नष्ट करने में सक्षम है। आपने पहले इसे देखा था, यह बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है। इसके अलावा आरव का शारीरिक शरीर राजा स्तर के डार्क बिस्ट के बराबर है। अगर अद्वय किसी भी दुर्जेय युद्ध तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता है तो वह आरव के शारीरिक बचाव को कैसे तोड़ पाएगा? मेरी राय में यह लड़ाई संदेह से भरी है। आरव वास्तव में षड्यंत्रकारी है। उसने वास्तव में इतने लंबे समय तक अपने तुरूप के पत्तों को छिपाए रखा और आखिरकार अब उन्हें प्रकट किया। मेरी राय में अगर उसे अद्वय का सामना नहीं करना पड़ता तो वह शायद अपने उन तुरूप के पत्तों को छिपाना जारी रखता। यह वास्तव में उसके लिए बहुत षड्यंत्रकारी है और मैं इसके लिए उसे तुच्छ समझता हूं। आप उसे तुच्छ समझते हैं? तुम मूर्ख! उसे अपनी ताकत छिपाना कहते हैं, समझे? बस बहुत हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता। यह लड़ाई निश्चित रूप से इस साल की आरोहण रैंकिंग्स की नहीं, यह निश्चित रूप से आरोहण रैंकिंग्स शुरू होने के बाद से सबसे रोमांचक लड़ाई होगी। अर्धतलवार सम्राट बनाम अर्धयुद्ध देव, सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही मुझे उत्साह महसूस होता है। आइए प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या अद्वय आरव को हराकर युद्धदेव के रूप में अपना खिताब सुरक्षित करेगा या क्या आरव अद्वय को हराकर तलवार सम्राट का पद प्राप्त करेगा। जिस क्षण आरव ने अपने प्रबुद्ध तलवार हृदय की क्षमता का खुलासा किया, शाही महल के बाहर मैदान से तुरंत अनगिनत ट्रांसमिशन तंत्रों का विस्फोट हुआ। तंत्र संघ के मुख्यालय में लीडर तंत्रीश, जो एक तंत्र तैयार कर रहे थे, को अचानक एक ट्रांसमिशन तंत्र प्राप्त हुआ। इसकी सामग्री सुनने के बाद एक दरार गूंजी और तंत्रीश के हाथ में तंत्र ब्रश 2 हिस्सों में टूट गया। 20 साल की उम्र से पहले चौथे स्तर की तलवार इंटेंट। 20 साल की उम्र से पहले प्रबुद्ध तलवार हृदय हॉल में तंत्रीश का बड़बड़ाना जो अविश्वास से भरा था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। हॉल से होकर गुजरा, जबकि वह खुद हॉल से गायब हो गए और शाही महल की ओर चमक उठे। शाही राजधानी के 4 महान कुलों में से एक वज्रवंश। वज्रवंश के कुलपति वज्रनाथ नामक एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ थे। उनके बाल सफेद थे और चेहरा झुर्रियों से ढका हुआ था। जब उन्होंने ट्रांसमिशन तंत्र की सामग्री को सुनना समाप्त किया तो वज्रनाथ अचानक जोर से हंसने लगे। हाँ, 20 साल की उम्र से पहले चौथे स्तर की तलवार इंटेंट। 20 साल की उम्र से पहले प्रबुद्ध तलवार हृदय। अर्धतलवार सम्राट। हाँ, स्वर्ग वास्तव में मेरे वज्रवंश को नष्ट नहीं करना चाहता। इस क्षण पूरी शाही राजधानी के सभी श्रेष्ठ कुलों और शक्तियों को आरव द्वारा प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त करने के बारे में पता चला था।
अर्धतलवार सम्राट और अर्धयुद्धदेव आरोहण रैंकिंग्स पर पहले स्थान के लिए लड़ रहे थे। इस क्षण इससे अधिक रोमांचक और आनंददायक कोई खबर नहीं थी। इसलिए इस क्षण राजधानी में अनगिनत गूढ़ साधक शाही महल के बाहर मैदान की ओर पागलपन की हद तक दौड़ रहे थे। इस क्षण अद्वय ने पहली बार आरव को गंभीरता से लिया था। अगर तलवार इंटेंट केवल उसके लिए थोड़ी परेशानी पैदा कर सकती थी, तो प्रबुद्ध तलवार हृदय उसके लिए एक खतरा पैदा करने में सक्षम था, क्योंकि आरव एक ही प्रहार से सभी तकनीकों को नष्ट कर सकता था। जब तक उसने किसी युद्ध तकनीक को पूर्णता से नहीं समझा, अन्यथा आरव के सामने सभी तकनीकें बेकार थीं। दूसरी ओर यहाँ तक कि वह जिसके पास असाधारण प्राकृतिक प्रतिभा थी, वह भी किसी धरती स्तर या स्वर्ग स्तर की तकनीक को पूर्णता से समझने में असमर्थ था, क्योंकि यहाँ तक कि राजा स्तर के विशेषज्ञ और आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ भी शायद ही कभी ऐसा कर पाते थे, चूंकि वह अपनी तकनीक की साधना में पूर्णता प्राप्त करने में असमर्थ था। इसका मतलब था कि आरव को हराने का केवल एक ही तरीका था, और वह हाथ से हाथ मिलाकर मुकाबला था। हाथ से हाथ मिलाकर मुकाबले में अद्वय निस्संदेह बहुत दुर्जेय था। अगर वह किसी अन्य प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा होता, तो हाथ से हाथ मिलाकर मुकाबला निश्चित रूप से उसका एक विशाल लाभ होता। हालांकि जब उसने आरव का सामना किया, जिसके पास राजा स्तर के डार्क बिस्ट के बराबर एक शारीरिक शरीर था, तो उसका यह लाभ अब बहुत अधिक नहीं था। संक्षेप में, आरव ने उसे आरव को गंभीरता से लेना और लड़ाई को गंभीरता से लेना शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि उसे एक एहसास था कि अगर वह गंभीर नहीं हुआ, तो युद्धदेव के रूप में उसका खिताब शायद चला जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास प्रबुद्ध तलवार हृदय होगा। क्या आश्चर्य है, आरव को देखते हुए अद्वय धीरे धीरे बोला। मैंने मूल रूप से सोचा था कि युद्धदेव का खिताब प्राप्त करना मेरे लिए बेहद आसान होगा, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र की युवा पीढ़ी में एक भी गूढ़ साधक मुझे गंभीरता से लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि तुम दिखाई दोगे। कोई बात नहीं, एक बार जब मैं तुम्हें हरा दूंगा, तो युद्धदेव के रूप में मेरा खिताब और भी सुरक्षित हो जाएगा, और युद्धदेव पर्वत पर उस अस्तित्व के पास और कोई बहाना नहीं होगा। आओ, मुझे देखने दो कि तुम अर्धतलवार सम्राट मजबूत हो या मैं अर्धयुद्धदेव मजबूत हूँ। आरव की कलाई थोड़ी हिली, और फिर बैंगनी स्पिरिट तलवार और ग्रीन डार्कनेस तलवार जो आसपास जमीन पर गिर गई थीं, तुरंत प्रकाश की दो किरणों में बदल गईं जो उसकी ओर उड़ गईं। उसने अपने बाएं हाथ में ग्रीन डार्कनेस तलवार और दाएं हाथ में बैंगनी स्पिरिट तलवार पकड़ी, और फिर उसने धीरे धीरे उन्हें ऊपर उठाया और अद्वय की ओर इशारा किया, इससे पहले कि वह बोला, मुझे तलवार सम्राट के खिताब में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन यह ठीक है, मेरा उद्देश्य आरोहण रैंकिंग्स पर पहला स्थान है। तो दूसरे शब्दों में, हमें एक विजेता पर फैसला करना होगा। चूंकि यह ऐसा है, तो आइए मन भर कर लड़े। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अद्वय ने अचानक अपने दाएं पैर से जमीन को कुचला, और फिर उसकी आकृति तोप के गोले की तरह आरव की ओर तेजी से निकली। जब उसने अद्वय को विस्फोटक रूप से अपनी ओर निकलते देखा, तो आरव की आकृति भी हिल गई और वह अद्वय की ओर चमक उठा। बूम! जैसे ही वे एक दूसरे के संपर्क में आए, युद्ध के मैदान से एक विस्फोट गूंजा, और फिर वे दोनों विस्फोटक रूप से पीछे हट गए। अगले ही पल वे फिर से एक दूसरे की ओर तेजी से निकल पड़े। इस क्षण आरव ने बुनियादी तलवार तकनीक का उपयोग किया, जिसका उसने बहुत लंबे समय से उपयोग नहीं किया था। शायद बुनियादी तलवार तकनीक दूसरों के खिलाफ बेकार थी, लेकिन करीबी मुकाबले के लिए उपयोग किए जाने पर यह इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। अपनी तलवार इंटेंट के संवर्धन और बुनियादी तलवार तकनीक की अपनी पूर्ण पकड़ के साथ,
तलवार संप्रदाय की बुनियादी तलवार तकनीक द्वारा प्रकट की गई शक्ति आरव के हाथों में तुरंत अनगिनत गुना बढ़ गई थी। यहाँ तक कि अद्वय को भी उसकी तलवार के हर एक प्रहार की शक्ति से डरना पड़ा और सीधे मुकाबले में आने की हिम्मत नहीं हुई। इससे अनगिनत दर्शकों को अत्यधिक सदमा लगा, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि बुनियादी तलवार तकनीक में इतनी शक्ति हो सकती है। बेशक अद्वय की युद्ध प्रवृत्ति ने आरव को भी अत्यधिक भयभीत कर दिया था, क्योंकि उसकी तलवार का हर एक दिखने में पूर्ण प्रहार अद्वय द्वारा आसानी से टाला या अवरुद्ध कर दिया जाता था। इसके अलावा अद्वय द्वारा उसके हमलों को अवरुद्ध करने के बाद अद्वय के अपने हमले अत्यधिक चौंकाने वाले और निपटने में मुश्किल होते थे, खासकर जब ये हमले अद्वय की युद्ध इंटेंट और मुट्ठी इंटेंट से संवर्धित होते थे। यहाँ तक कि मामूली लापरवाही भी उसे अद्वय के हमलों की बौछार का शिकार बना सकती थी। इससे आरव को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पतली बर्फ पर चल रहा हो, और उसने बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। इस क्षण अद्वय भी आरव से अत्यधिक भयभीत था और उसने मामूली लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि आरव का लड़ने का तरीका वास्तव में बहुत बेशर्म था। आरव ने मूल रूप से खुद का बचाव करना छोड़ दिया था और पूरी तरह से ऐसा लग रहा था जैसे वह अद्वय के जीवन के लिए अपना जीवन विनिमय करना चाहता हो। जिस कारण से आरव ऐसा निडर हो सकता था वह यह था कि उसका शारीरिक शरीर राजास्तर के डार्क बिस्ट के बराबर था, इसलिए कुछ मुक्के सहना आरव के लिए पूरी तरह से मामूली था। हालांकि अगर अद्वय को आरव की तलवार के कुछ वार सहने पड़ते तो यह निश्चित रूप से घातक होता। तो इस क्षण अद्वय वास्तव में गंभीर हो गया था। आरव और अद्वय के बीच की लड़ाई से दर्शक चकित थे, क्योंकि चाहे वह अद्वय हो या आरव, उन दोनों की युद्ध प्रवृत्तियां बहुत भयानक थीं। इससे दर्शकों को यह भ्रम हुआ कि उनके सामने दो पहले दिव्य स्तर के विशेषज्ञ नहीं लड़ रहे थे, और इसके बजाय वे राजा स्तर के विशेषज्ञ या यहाँ तक कि आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ थे। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव और अद्वय के बीच की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इस क्षण अपने दाहिने हाथ में बैंगनी स्पिरिट तलवार पकड़े हुए आरव ने तलवार संप्रदाय की बुनियादी तलवार तकनीक को पूर्णता की पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया था। दूसरों की राय में यह अब पीली रैंक की तकनीक नहीं थी, बल्कि एक धरती स्तर की तलवार तकनीक थी। इसके अलावा इस क्षण आरव ने तलवार नियंत्रण तकनीक की शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। हाँ, जिस समय वह अद्वय के विरुद्ध बुनियादी तलवार तकनीक का उपयोग कर रहा था, उसी समय ग्रीन डार्कनेस तलवार प्रकाश की एक हरी किरण में बदल गई थी, जो लगातार अद्वय पर हमला कर रही थी। यह कहा जा सकता है कि अद्वय केवल आरव से अकेले नहीं लड़ रहा था, बल्कि वह दो लोगों से लड़ रहा था, क्योंकि आरव द्वारा नियंत्रित ग्रीन डार्कनेस तलवार एक अन्य पहले दिव्य स्तर के विशेषज्ञ से कम नहीं की शक्ति प्रकट कर रही थी। भले ही दर्शकों को आरव बहुत पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें आरव की तलवार तकनीकों के प्रति प्रशंसा महसूस करने के लिए मजबूर होना पड़ा, विशेष रूप से तलवार नियंत्रण तकनीक के लिए, क्योंकि उनकी राय में ग्रीन डार्कनेस तलवार बस ऐसी लग रही थी जैसे वह जीवित हो गई हो। भले ही आरव ने लड़ाई में ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अधिक से अधिक गंभीर होती गई, क्योंकि उसने देखा कि तलवार नियंत्रण तकनीक के साथ मिलकर हमला करने पर भी अद्वय आसानी से उसका विरोध करने में सक्षम था। अद्वय की युद्ध सहजता कुछ ऐसी थी जिसकी प्रशंसा आरव को भी करनी पड़ी। इस क्षण अद्वय की अभिव्यक्ति भी अत्यंत गंभीर थी। हालांकि वह आरव के घातक हमलों से बार बार बचने के लिए अपनी असाधारण युद्ध सहजता पर निर्भर था। वह जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह निश्चित रूप से एक अत्यंत नुकसानदेह स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि राजास्तर डार्क बिस्ट की शारीरिक सुरक्षा रखने वाले आरव को अजेय स्थिति में कहा जा सकता था।
जब उसने यहाँ तक सोचा तो अद्वै की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं। उसने अचानक अपनी दाहिनी हथेली से उस बैंगनी स्पिरिट तलवार पर वार किया जिसे आरव उसकी ओर नीचे झुका रहा था, और फिर वह पलटवार बल पर भरोसा करके लगभग 15 मीटर पीछे हट गया और लड़ाई से बाहर निकल गया। जब उसने अद्वै को रुकते देखा तो आरव भी रुक गया, क्योंकि उसने उसी समस्या पर ध्यान दिया था जिस पर अद्वै ने ध्यान दिया था, और वह समस्या यह थी कि बुनियादी तलवार तकनीक के साथ केवल निकट चौथाई युद्ध पर भरोसा करके अद्वै को खत्म करना पूरी तरह से असंभव था। इसका कारण यह था कि अद्वै की युद्ध सहजता वास्तव में बहुत भयानक थी। आरव को देखते हुए अद्वै ने एक हल्की सांस बाहर निकाली, इससे पहले कि उसने कहा, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतनी हद तक दबाव डाल पाओगे। आरव, तुम खुद पर गर्व महसूस कर सकते हो, लेकिन अब तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक भयानक प्रभावकारी आभा का एक तार अचानक अद्वै के शरीर के भीतर से बवंडर की तरह बाहर निकल आया। राजा स्तर, जब शैलाधर ने यह दृश्य देखा तो उसके सुंदर चेहरे पर अभिव्यक्ति बदल गई और वह अनैच्छिक रूप से चिल्लाया। नभजीत, जो उसके बगल में खड़ा था, भी चौंक गया, लेकिन उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, यह राजा स्तर नहीं है, और यह केवल अर्धराजा स्तर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अद्वै ने वास्तव में अपने शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा के एक हिस्से को वास्तविक सार में बदल दिया है और अर्धराजा स्तर प्राप्त कर लिया है। 20 साल की उम्र से पहले अर्धराजा स्तर। ऐसी स्वाभाविक प्रतिभा का वर्णन केवल भयानक शब्द से नहीं किया जा सकता है। केवल राजा स्तर से नीचे के विशेषज्ञ ही आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने में सक्षम हैं। उसने पहले ही अर्धराजा स्तर प्राप्त कर लिया है, तो क्या यह नियमों का उल्लंघन करता है? शैलाधर ने धीमी आवाज में कहा। नभजीत ने सिर हिलाया और कहा, यह नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। अर्धराजा स्तर अभी भी राजा स्तर से नीचे हैं। जब शैलाधर ने यह सुना तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। हालांकि राजा स्तर और पहले दिव्य स्तर के विशेषज्ञों के बीच के अंतर को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा वर्णित नहीं किया जा सकता था, इसमें कोई संदेह नहीं था कि राजा स्तर के विशेषज्ञों के पास पहले दिव्य स्तर के साधकों की तुलना में कई लाभ थे। सबसे बड़ा अंतर यह था कि एक बार जब कोई राजा स्तर प्राप्त कर लेता है तो शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा एक गुणात्मक परिवर्तन से गुजरती है और वास्तविक सार बन जाती है। यह वास्तविक सार स्वाभाविक रूप से पहले दिव्य स्तर के साधकों के पास मौजूद गूढ़ ऊर्जा की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। अगर वह कोई अन्य साधारण राजा स्तर का विशेषज्ञ होता तो आरव को स्वाभाविक रूप से उस विशेषज्ञ से बहुत अधिक डरने का कोई कारण नहीं होता। हालांकि क्या अद्वै एक साधारण राजा स्तर का विशेषज्ञ था? भले ही वह केवल अर्धराजा स्तर पर था और उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा का केवल एक हिस्सा ही वास्तविक सार में बदल गया था, कोई यह नहीं भूल सकता था कि वह एक असाधारण रूप से राक्षसी प्रतिभा था। उसके लिए लड़ाई के लिए दायरे को पार करना बेहद सामान्य था, फिर भी अब उसके पास साधना के एक उच्च दायरे का लाभ था। तो क्या उसके लिए यह संभव था कि वह किसी और को अपने दायरों के बीच के अंतर को पार करने दे ताकि उसे हराया जा सके? उत्तर यह था कि यह व्यावहारिक रूप से असंभव था। इस समय शैलाधर यही सोच रही थी, और यही कारण भी था कि उसकी अभिव्यक्ति उदास थी। दूसरी तरफ युगाचार्य थोड़ा चकित रह गया जब उसने अद्वै को अर्धराजा स्तर की प्रभावशाली आभा के साथ फूटते देखा। जाहिर है, यहाँ तक कि उसे भी नहीं पता था कि अद्वै ने अर्धराजा स्तर प्राप्त कर लिया है। लेकिन कुछ ही देर में उसके चेहरे की उदास अभिव्यक्ति एक चमकीली मुस्कान में बदलनी शुरू हो गई थी। जब अद्वै ने अर्धराजा स्तर पर अपनी साधना प्रदर्शित नहीं की थी, तब उसे आरव के बराबर कहा जा सकता था।
अब जब अद्वय ने अर्धराजा स्तर पर अपनी साधना का उपयोग किया था तो इसका मतलब था कि अद्वय के पास तुलनात्मक रूप से बड़ा लाभ था। यह वास्तव में उतार चढ़ाव से भरा है। ललित सिंह ने अद्वय को देखा और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अद्वय वास्तव में अपनी साधना को छिपाएगा। 20 साल की उम्र से पहले अर्धराजा स्तर। दक्षिणी क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को दिखाई दिए हुए कितने साल हो गए हैं? आदित्य विद्यालय के स्थापना पूर्वज के बाद से उसके जैसा कोई अन्य व्यक्ति नहीं हुआ है। इस बीच बलीश ने अचानक बगल से कहा। ललित सिंह ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने आरव को देखा और कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या उसके पास कोई अन्य चौंकाने वाला तुरुप का पत्ता है। अगर उसके पास नहीं है तो परिणाम निश्चित है। इस समय हर कोई आरव को देख रहा था क्योंकि वे देखना चाहते थे कि क्या आरव के पास किसी प्रकार का तुरुप का पत्ता है। आखिरकार आरव पूरे प्रतियोगिता के दौरान उन्हें हमेशा खुशी से आश्चर्यचकित करने में सक्षम रहा था। क्या आरव के पास कोई अन्य तुरुप का पत्ता था? उसने तलवार नियंत्रण तकनीक, तलवार इंटेंट और प्रबुद्ध तलवार जो उसके पास थी पूरी तरह से प्रकट कर दी थी। तो क्या उसके पास कोई अन्य तुरुप का पत्ता था? उत्तर था कि हाँ, उसके पास था। शुरुआत से ही आरव ने भी एक बात को नजरअंदाज कर दिया था और वह बात उसका वास्तविक सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता थी। ठीक इसी क्षण अद्वय का आंकड़ा आकृति हिल गई। ठीक उसी क्षण जब ऐसा हुआ, आरव की आंख की पुतलियां अचानक संकुचित हो गईं और फिर उसने बिना किसी विचार के अपनी तलवार खींची और वार किया। धड़ाम! अद्वय अचानक और अजीब तरह से आरव के सामने प्रकट हुआ था और फिर उसकी मुट्ठी हवा में सीटी बजाती हुई और उसके पीछे विस्फोटों की एक श्रृंखला छोड़ती हुई आरव के सिर की ओर टूट पड़ी। सौभाग्य से आरव की प्रतिक्रिया पर्याप्त रूप से तेज थी और उसने अपनी तलवार से अद्वय की मुट्ठी की ओर वार किया था। एक मंद आवाज गूंजी, इससे पहले कि आरव की अभिव्यक्ति बदल गई, और फिर एक विशाल बल का विस्फोट उसकी तलवार से आया और उसे पीछे की ओर उड़ा दिया। अद्वय की एक ही धक्के से आरव को उड़ाने की क्षमता ने आसपास के अनगिनत दर्शकों को हैरान कर दिया। क्या यह एक अर्धराजा स्तर के विशेषज्ञ की ताकत है? आरव के पैर हवा में थोड़े से हिले और उसकी आकृति तुरंत पीछे उड़ना बंद हो गई और वह जमीन पर उतर आया। आरव ने अद्वय को देखा जबकि उसकी आंखें संकुचित हो गईं और उनके भीतर एक गंभीर अभिव्यक्ति की फुसफुसाहट चमक उठी। अतीत में उसने साधारण राजा स्तर के विशेषज्ञों को गंभीरता से नहीं लिया था। अब अद्वय, जो केवल एक अर्धराजा स्तर का विशेषज्ञ था, वास्तव में एक ही घूंसे से उसे उड़ाने में सक्षम रहा था। लगता है कि मैं वास्तव में अतीत में थोड़ा गर्वित और अहंकारी था। राजा स्तर बेहद शक्तिशाली था, लेकिन कई राजा स्तर के विशेषज्ञ थे जो बहुत कमजोर थे। उसने महसूस किया कि उसे दोनों के बीच अंतर करना होगा। आरव अद्वय धीरे धीरे आरव की ओर चला और उसने चलते हुए कहा, कहने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे सभी तुरुप के पत्ते को बाहर निकालने में सक्षम होने के लिए अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर सकते हो। बेशक मैं खुद पर भी गर्व महसूस करूंगा, क्योंकि मैं अद्वय, अर्धतलवार सम्राट को नष्ट करने के बाद युद्धदेव का खिताब हासिल करने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। अब मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा। अपना सबसे मजबूत हमला करो, अन्यथा तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। आरव ने एक हल्की सांस बाहर निकाली और फिर उसने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और फिर ग्रीन डार्कनेस तलवार जो उसके सिर के ऊपर आकाश में चक्कर लगा रही थी, तुरंत उसकी पकड़ में आ गई थी। अपने हाथ में बैंगनी स्पिरिट तलवार और ग्रीन डार्कनेस तलवार को देखते हुए आरव ने एक गहरी सांस ली, इससे पहले कि उसका चौथे स्तर का तलवार इंटेंट उमड़ पड़ा और दोनों तलवारों को ढक लिया। उसके तलवार इंटेंट के आवरण के तहत दोनों तलवारें तुरंत तेजी से कांपना शुरू हो गईं।
जब सबने यह दृश्य देखा तो नभजीत और शैलाधर दोनों खुद को उत्तेजित होने से नहीं रोक पाए, क्योंकि आरव का इरादा उन तलवारों के भीतर गहरी नींद में तलवार आत्मा को जागृत करने का था। अगर यह अतीत में होता तो नभजीत और शैलाधर निश्चित रूप से सोचते कि आरव पागल हो गया है। लेकिन अब चौथे स्तर के तलवार इंटेंट और प्रबुद्ध तलवार के साथ आरव के लिए इस पूर्व दिव्य कलाकृति को जागृत करना पूरी तरह से संभव था। अद्वय रुक गया और आरव को देखा, जबकि उसकी आंखों में एक भ्रमित अभिव्यक्ति की फुसफुसाहट चमक उठी। हालांकि वह ठीक से नहीं जानता था कि आरव क्या करने का इरादा रखता है, उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वह खतरे में है। उसका इरादा आरव को रोकने का था, लेकिन उसने आरव के खिलाफ कार्य करने के विचार को दूर कर दिया जब उसने सोचा कि उसने अभी क्या कहा था। वह सार्वजनिक रूप से कही गई बात से पीछे हटने के लिए पर्याप्त बेशर्म नहीं था। जैसे ही आरव का तलवार इंटेंट लगातार तलवारों में डालता गया, वे अचानक बैंगनी प्रकाश और हरे प्रकाश के एक तार के साथ फूट पड़े। उसके बाद दो गूंजने वाले तलवारों की दहाड़ आकाश में चली गई। इसके बाद आसपास के सभी लोगों की चकित निगाहों के तहत दोनों तलवारें धीरे धीरे आकाश में उठ गईं, इससे पहले कि वे लगातार एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाने लगीं। बस एक छोटे से क्षण में दोनों तलवारों से एक चकाचौंध वाली चमक अचानक फूट पड़ी और फिर एक थोड़ा भ्रामक और पारदर्शी छोटी लड़की हवा में प्रकट हुई। छोटी लड़की लगभग 7 या 8 साल की उम्र की थी। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं, उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह नक्काशीदार जेड की तरह हो, और उसके बाल 2 चोटियों में बंधे हुए थे। इसके अलावा उसने एक छोटी सन की पोशाक पहनी थी जो एक पुष्प प्रिंट से ढकी हुई थी, और उसके जेड सफेद पैर पूरी तरह से नंगे थे, जिससे वह एक छोटी परी की तरह लग रही थी जो बेहद प्यारी थी। बेशक सबसे प्रभावशाली विशेषता जो उसके पास थी वह उसकी भौं के बीच की जगह पर थी। वहां एक छोटी तलवार के आकार का निशान था, और यह एक तेज और तीव्र तलवार की तरह था जिसने दूसरों को सीधे घूरने की हिम्मत नहीं करने दी। आरव ने हवा में दिखाई देने वाली छोटी लड़की को देखकर राहत की एक हल्की सांस ली। जब उसने तलवार नियंत्रण तकनीक का निष्पादन किया और पहले शैलाधर से ग्रीन डार्कनेस तलवार को बुलाया, तो उसे एक महसूस हुआ कि वह तलवार आत्मा को जागृत कर सकता है जो बैंगनी स्पिरिट और ग्रीन डार्कनेस के साथ सो रही थी। निश्चित रूप से वह वास्तव में सफल हो गया था। शाही महल की दीवार पर शैलाधर और नभजीत की आंखों में उत्साह को छिपाना असंभव था। जब उन्होंने इस भ्रामक और पारदर्शी छोटी लड़की को देखा, तलवार संप्रदाय की यह दिव्य कलाकृति इतने सालों की नींद के बाद आखिरकार वापस आने वाली है। हवा में छोटी लड़की को देखते हुए ललित सिंह ने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह शायद दिव्य कलाकृति रैंक में 10वें स्थान पर रैंक की गई स्वर्णयुक्त तलवार की तलवार आत्मा है। अफवाह के अनुसार इसे इतने साल पहले भूत संप्रदाय के गुरु द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था और फिर वह गहरी नींद में गिर गई थी। इसके अलावा स्वर्णयुक्त तलवार खुद 2 में विभाजित हो गई थी और दुनिया से गायब हो गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे अब आरव द्वारा जागृत किया जाएगा। भले ही आरव इसकी शक्ति का केवल 10% या 20% ही बाहर लाने में सक्षम हो, अद्वय अभी भी उस शक्ति का विरोध करने में असमर्थ होगा जिसे वह बाहर लाने में सक्षम होगा। बलीश ने अचानक कहा, क्या अद्वय आरव को इस तलवार आत्मा को पूरी तरह से जागृत करने देगा? ललित सिंह ने अद्वय पर एक नजर डाली और फिर उसने हल्के से सिर हिलाया। निश्चित रूप से ठीक उसी समय जब आरव स्वर्णयुक्त तलवार की तलवार आत्मा को जागृत करना जारी रखने वाला था, अद्वय ने अचानक कहा, चालाकियां खेलना और समय बर्बाद करना। मेरे पास तुम पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अद्वय ने अचानक अपना दाहिना पैर जमीन पर जोर से मारा
और फिर वह आरव की ओर विस्फोटक रूप से दौड़ पड़ा। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।